नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ में हूं रुमाना अलवी। योग दिवस के मौके पर हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज योग दिवस है। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल योग दिवस के लिए एक अलग थीम निर्धारित की जाती है। साल 2023 में योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंब रखी गई है। इसके सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इस थीम को आयुष मंत्रालय ने चुना है। बता दें कि योग को निरोग रहने का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है। योग भारत की प्राचीन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पहले के समय में ऋषि मुनि योग करके खुद को निरोग बनाकर रखते थे। तो चलिए, और इसी खास दिन को और खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंजू झा जी, जो कि एक योग गुरु है। मैम, आपका स्वागत है। और इनके साथ ही हैं इनकी एक शिष्य प्रीति झा। तो अगले कुछ मिनट तक मंजू झा जी, जो कि एक योग गुरु हैं, वो बताएंगी कि किस तरीके से आप योग कर सकते हैं और इससे निरोग बने रह सकते हैं। हरिओम। सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जीवन में योग का कितना महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं, पर फिर भी हम हर साल योग दिवस मना करके जो चीज़ें ठंडी हो गई हैं, जो लोग योग से दूर होते जाते हैं व्यस्तता के कारण, काम में इतने व्यस्त हैं, पढ़ने के कारण समय नहीं मिल रहा है, तो इन सभी समस्याओं को हम पहले रखते हैं अपने जीवन में और योग से हम दूर हटते जाते हैं। इसीलिए साल में एक बार योग दिवस मनाया जाता है, ताकि आप अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को समझ सकें और योग से जुड़ पाएं। तो चलिए, आज हम आपको योग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे आसन आपको बताएंगे जिसे किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है और लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के द्वारा छोटे बच्चे अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यदि युवा अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था में हैं और यदि आपको शुगर की समस्या है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, तो इस ताड़ासन को हम किस प्रकार से करेंगे और लाभ ले सकते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। सामान्यतः ताड़ासन के लिए जब हम बच्चे करते हैं, उसके लिए दोनों भुजाओं को फैलाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास खाली करते हुए एल्बो को फोल्ड करेंगे। सर को नीचे नहीं झुकाना है, सर को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, यूरिनरी पार्ट को अंदर खींचना है, हिप मसल्स को टाइट करना है और डीप इनहेलेशन के साथ संपूर्ण शरीर को ऊर्ध्वगामी लेकर के जाना है। टो पर आ जाएंगे, श्वास भरकर थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे और जिन महिलाओं को यूट्रस में प्रॉब्लम है वो अपने लोअर ऑर्गन को अंदर की तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी आसन को हम दूसरे प्रकार से करेंगे, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। पुनः दोनों हाथों को श्वास भरकर ऊपर ले जाएंगे, श्वास खाली करेंगे और जो वृद्ध हैं वो भी अपने टो पर, पंजों पर नहीं जाएंगे। दोनों पैर के सोल को इस वक्त आपको नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए अपने कमर की हड्डी से रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आपका ये रिब ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये वाला हिस्सा जो आपका ओपन है, यहाँ से आपको 10 बार भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से फिर धीरे से आप साइड से अपने हाथ को नीचे की तरफ उतारेंगे। इस आसन को कम से कम आपको 5 बार दोहराना होगा। ताड़ासन के बाद हम आते हैं अर्ध धनुर्दंडासन। उसके लिए दोनों पैरों को 11 शेप में रखना है आपको और राइट हैंड को श्वास भरकर कंधे से ऊपर की तरफ खींचना है। ये जो हिस्सा है इसे आपको ऊपर की तरफ खींच कर रखना है। खींचने के बाद श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आपको लेफ्ट साइड झुकाना है। इस वक्त आपको अपने इस वाले हिस्से पर खिंचाव देना है। यदि ओवरी में प्रॉब्लम है तो आप इसे अंदर की तरफ खींचेंगे। यदि लंग्स में प्रॉब्लम है तो 5 स्ट्रोक्स आप यहाँ पर श्वास का देंगे। श्वास खाली करेंगे, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इसे आपको कम से कम दोनों दिशाओं में 4 बार दोहराना होगा। इस आसन के बाद हम करने जा रहे हैं श्रोणी घ्रुवण। श्रोणी का जो एरिया होता है, कमर का जो एरिया होता है, ये हमेशा बंधा बंधा सा होता है। हमारे पैर हमेशा पास पास होते हैं, बहुत
थोड़े से डग हम ऊपर आगे की तरफ ले जाते हैं। हम बाइक में, कार में सफ़र करते हैं, घंटों चेयर पे बैठते हैं। इस वजह से हमारा जो पैल्विक जॉइंट है, जो हमारा वेस्ट पोर्शन है, जो हमारा श्रोणि एरिया है, वो वहाँ पे ब्लड स्टोर होने लगता है और इसी वजह से बैक पेन होता है। तो हम यहाँ पर श्रोणि घ्रुमण करने के लिए दोनों पैरों को अपने शोल्डर जितनी दूरी पर रखेंगे। अपने इस अंगूठे को रीढ़ की हड्डी के अगल बगल पीछे में 2 छोटा छोटा सा होल जैसा होता है, वहां पे आपको अपने थंब को फिक्स करना है। अब यूरिनरी पार्ट को अंदर करके हिप मसल्स को टाइट करके अपने वेस्ट एरिया को, कमर वाले हिस्से को लेफ्ट साइड पुश करना है। उसके बाद अपने धड़ कमर वाले हिस्से को आगे की तरफ ले जाना है। जब आगे की तरफ आप ले जाते हैं तो लोअर ऑर्गन को अंदर खींचेंगे और फिर रोटेट करके आपको बैक में ले आना है। ध्यान ये रहेगा कि आपका घुटना नहीं मुड़ेगा, आपका सिर मूवमेंट नहीं करेगा, फेस फ्रंट में होगा। सर्वाइकल एरिया से पैर के एंकल वाले एरिया तक के आपका हाफ सर्किल जो है आपका बॉडी आर्च रूप में आपको क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करना होगा। इस आसन को करने से आपके हिप मसल्स कम होते हैं, आपके वेस्ट पोर्शन जो है वो लचीला होता है। डांस करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब अगले आसन के लिए हमें नीचे बैठना होगा। कोई भी एक मैट बिछाकर आप रखेंगे और उस पर आप आसन ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पूर्ण तितली आसन, जिसके लिए आपको अपने दोनों पैरों के तलवे को, सोल को आपस में मिलाना होगा। दोनों हाथों से आप अपने पंजों को पकड़ेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को अपने कोहनी तक लेकर आएंगे। नहीं बनता है कोई बात नहीं, जितनी दूर तक आप ले जा सकते हैं अपने पैर को लेकर के जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। 3-4 बार आपको इसी प्रकार से करना है। श्वास भरकर ऊपर, रुककर श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को तेजी से ऊपर नीचे करेंगे, शेक करेंगे, जहां आपका थाई मसल्स और हिप मसल शेक हो जाएगा। इसे कम से कम 1 मिनट करना है। इस आसन के द्वारा आपके पेल्विक जॉइंट ओपन होते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो इसको करने से उनके पैर पूरी तरह से खुलते हैं और वो जो फुटबॉल है उसमें जो किक मारना होता है या फिर बैडमिंटन है, किसी भी खेल में जहां दोनों पैरों की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और जो सिटिंग वर्क करते हैं, चेयर पे घंटों बैठकर काम करते हैं और उनको बैक पेन होता है, वो यदि दिन में एक बार इसे कर लेते हैं तो धीरे धीरे उनके कमर की दर्द समाप्त होने लगेगा। अब हम आते हैं अगले आसन में, जिसे कहते हैं स्कंध चक्र। स्कंध चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे पर रखेंगे। कोहनी उठा कर रखना है, नीचे नहीं गिराना है। दोनों कोहनियों को पास पास ला करके मिलाएंगे और गहरी श्वास भरते हुए उसे ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। थोड़ी देर यहीं पे रुकना है, श्वास को भर के रखना है, क्योंकि इस वक्त आपने अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को श्वास से भरकर फैलाया हुआ है। तो थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ उतारेंगे। इसे आपको कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज करना है और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से कंधों के जो जोड़ हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और घंटों मोबाइल या लैपटॉप यूज करने से जो बैक में पेन होता है, सर्वाइकल में पेन होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम अगले आसन के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको पीठ के बल लेटना होगा। यदि आप बीमार हैं तो आप बिस्तर पे ही लेटे रहेंगे, अन्यथा नीचे अगर आप मैट बिछा सकते हैं तो बेहतर होगा। अब हम अगले आसन के लिए तैयार हैं, जिसे कहते हैं कंधरासन या सेतुबंद आसन। दोनों पैरों को घुटने से आप मोड़ेंगे और कोशिश करेंगे एड़ी को हिल में टच करने के लिए। उसके बाद दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के एंकल को आपको पकड़ना है। एंकल पकड़ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आता तो एड़ी पकड़ लीजिए, वो पकड़ में नहीं आता तो जमीन पकड़ लीजिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करना है। जमीन को पकड़ने के बाद गहरी श्वास भर के कमर को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और चेस्ट चिन को लॉक करेंगे। थोड़ी देर यहीं पे रुकना है। इस वक्त अगर आपको थायराइड है तो आप अपने थायराइड ग्लैंड्स पे ध्यान देंगे। यदि आपको बैक पेन है तो आप अपने बैक पर ध्यान देंगे। यदि आपको पीसीओडी, पीसीओएस है या पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोअर ऑर्गन पे ध्यान देंगे। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस है वो यहीं पर श्वास खाली करेंगे और अपने लोअर ऑर्गन को अंदर की तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे उतरना है। इसे आपको कम से कम 5 बार करना है। ये आसन कमर दर्द को ठीक करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं यदि हैं आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, तो उसमें आपको निजात मिलेगा।
पेट केवल आप जब लेटेंगे तो आप मकरासन में रहेंगे, यानी कि अपने दोनों हाथों को अपने जॉ पे इस प्रकार से फिक्स करना है और फेस आपका जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसे आपको इस प्रकार से उठाकर रखना है। दोनों पैर की एड़ी आपस में मिली हुई है। अब आपको ध्यान देना है कि आपका जो सर्वाइकल एरिया है वहाँ के जो डिस्क हैं वो कम से कम एक दूसरे के ऊपर हो करके स्ट्रेट हो गए हैं। देन आपका ये थोरेसिक एरिया है, थोरेसिक जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से लंबर एरिया है, तो आपको हल्का हल्का सा वहाँ पे एक कर्व महसूस होगा, उसे आपको फील करना है। देन आपको श्वास भरते वक्त अपने रीढ़ की हड्डी को ऊपर चढ़ता हुआ और श्वास छोड़ते वक्त उसे नीचे उतरता हुआ महसूस करना है। आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर अपने रीढ़ की हड्डी से जुड़ेंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ेंगे जो कि आपका आधार स्तंभ है। यही आपके शरीर को संभाले हुए है, रोके हुए है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। अब हम अगले आसन के लिए तैयार हैं। अगले आसन के लिए आप अपने दोनों भुजाओं के बगल में अपनी दोनों हथेलियों को रखेंगे। दोनों हथेलियों को कंधे के आसपास रखेंगे नीचे उतारकर। इसमें कई वेरिएशन होते हैं। यदि आपको लंबर में प्रॉब्लम है तो आप अपने दोनों हथेलियों को कान के पास रखेंगे। तो अभी हम इसको कंधे के पास रख रहे हैं। अब अपने एड़ियों को अलग होने नहीं देना है। सबसे पहले यूरिनर पार्ट को अंदर खींचना है, मूल बंद लगाना है, फिर हिप मसल्स को टाइट करना है और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक एक डिस्क को आपको 1 बाय 1 ऊपर लेकर के जाना है। एल्बो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है जो कि शरीर से चिपका हुआ है। लंग्स ओपन है और ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड रखेंगे। कम से कम 10 गिनती तक आपको मन में काउंटिंग करनी है और रुकना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ उतर जाएंगे। चिन को लगाएंगे, उसके बाद अपने फोरहेड को लगाएंगे और सर्वाइकल में कर्व देंगे। जहां बाल उगता है उस वाले हिस्से को आपको जमीन पे टच करना है और इस वाले हिस्से में कर्व देना है। इस आसन को कम से कम आपको 4 से 5 बार दोहराना है यदि आपके कमर में दर्द है तो, अन्यथा आप 2 बार करते हैं तो फिर सफिशिएंट है। हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि नाड़ी की शुद्धि क्रिया। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए हमको अपने बाई नासिका और दाई नासिका पर काम करना होता है, जो कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई है। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन, जिसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है कम से कम 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। अब अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे जो कि 10 गिनती तक होगा। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5। राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको कम से कम 11 बार दोहराना है और हर बार लेफ्ट में आकर आपका काउंटिंग समाप्त होगा। 1:2 रेशो में आपको इनहेल एक्सेल करना है। अब हम आते हैं एक प्राणायाम में जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हम ये क्यों करते हैं और ये किस प्रकार से हमें लाभ देता है। सबसे पहले तो ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ये हमारे कान के पर्दों को स्वस्थ रखता है, आंखों की पुतलियों को प्रभावित करता है, चेहरे की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है और डेड सेल्स निकलते हैं, नए सेल का निर्माण होता है, चेहरे पे चमक आती है, बाल झड़ने कम हो जाते हैं। किस प्रकार से हमें ये करना है और ये किस प्रकार से लाभ देता है उसे आप ध्यान से सुनिए। साउंड निकलने का जो मार्ग होता है, हम सारे मार्ग को रोक देंगे। सबसे पहले अपने कान के छिद्र को हम बंद करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर से, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। मुख बंद है, अब सिर्फ नासिका द्वार खुली हुई है। अब इसे नासिका द्वार से आप गहरी श्वास भरेंगे। ऐसा करने से नाक का जो मार्ग है वो भी बंद हो गया है। अब आपको भौरे की गुंजन की तरह गुंजन करना है, कुछ इस प्रकार से। ये करते वक्त शुरू के 3 गुंजन में आपको अपने कान के पर्दों पर ही ध्यान देना है। भ्रामरी के बाद आप अपनी उंगलियों को बाहर निकालेंगे, बंद आंखों से जो मैंने कहा है उसका अनुभव करेंगे। 11 बार करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कान के अंदर गर्माहट महसूस हो रही है, एक गीलापन हो रहा है। वो गीलापन आपके कान के पर्दों में उपस्थित वैक्स का है। तो आपको प्रसन्न होना है कि मेरे कान के पर्दे
स्वस्थ हैं। फिर अपना ध्यान आप अपने आंखों की पुतलियों पर ले जाएंगे। आंखों की पुतलियों में भी एक भारीपन लगता है। यदि आप लगातार 11 बार भ्रामरी गुंजन करते हैं तो ये आपके आंखों की पुतलियों को भी कंपित करता है, और आंखों की पुतलियों में जो बारीक बारीक केशिकाएं होती हैं उनमें यदि कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो सारे ब्लॉक को ये कंपन खोल देता है। और आपके जो मस्तिष्क हैं, आपका जो इस खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन में इस भौरे के गुंजन से हम जो कंपन पैदा करते हैं उससे उसके पूरे डेड सेल्स निकलने लगते हैं और नए सेल का निर्माण होता है। हमारा मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाता है और भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से आप भ्रामरी करके अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बच्चे अपने पढ़ाई में उच्च स्तर को पहुंच सकते हैं। वृद्धावस्था में अक्सर स्मरण शक्ति कम होने लगती है, तो आप भ्रामरी के द्वारा उसमें भी लाभ ले सकते हैं। जितने भी आसन हमने यहाँ पर बताए हैं, उन आसनों को जो स्वस्थ हैं वो तो बिना किसी डर के कर सकते हैं, और यदि कोई हृदय रोग से संबंधित तकलीफ से जूझ रहा है या कोई उसे बहुत ही गंभीर बीमारी है तो किसी योग गुरु के सानिध्य में ही उन्हें ये आसन करने हैं। तो योग दिवस के खास मौके पे आपने देखे ये वो आसन है जो बहुत ही आसान है और आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, ये आसन करके आप निरोग बने रह सकते हैं। और एक बार फिर से इस खास दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।